हेलो स्टूडेंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन में यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, गाइडेंस बाय सुप्रीम कोर्ट इन विशाखास केस। ये चैप्टर हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट से ही संबंधित है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट वर्क प्लेस। इसमें जो विशाखा का वाद जो बहुत ही ज़्यादा फेमस वाद है, जिसने एक गाइडलाइन प्रस्तुत की है, जिससे प्रभावित होकर के ही ये एक्ट सामने आया है। ये इस केस के बारे में है कि इस केस ने ऐसी कौन सी गाइडलाइन प्रस्तुत की थी या ऐसी कौन सी गाइडलाइंस दी हैं जिससे महिलाओं का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसको रोकने के लिए ऐसे कौन से प्रयास हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि किसको करने चाहिए, जो नियोक्ता हैं या जो भी संबंधित अधिकारी हैं किसी का वर्क प्लेस में, उनको कदम उठाने चाहिए या राज्य या केंद्र सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए, ऐसा इसमें तय किया गया है। सबसे पहले हम कार्यस्थल में जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, विशाखा वर्सेस राजस्थान सरकार, इसके हम पार्टीज़ के बारे में और इसके साइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये इसमें पिटिशनर है विशाखा एंड अदर्स एंड रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, और इसको जजमेंट इसका हुआ है 13/8/1997 में। और इसमें जो जस्टिस थे मिस्टर J.S. वर्मा, जो चीफ जस्टिस उस समय थे, उन्होंने इसमें डिसीजन दिया है और ये गाइडलाइन आगे दी हुई है। जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, इसमें जो डिसीजन पास किया गया, जो रूलिंग्स दी गई, जो इसमें जज ने जो इसमें लाइंस दी हैं, वो एक माइलस्टोन पे काम करती हैं, वो एक माइलस्टोन की तरफ आती हैं, क्योंकि इसके ही आधार पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, इस एक्ट को लाने से पहले, जब तक ये एक्ट कोई ऐसा प्रभावी एक्ट नहीं आ जाता है हैरेसमेंट को रोकने के लिए, तब तक इस केस की गाइडलाइंस इसी तरह प्रभावी होंगी जैसे कि कोई एक्ट प्रभावी होता है। स्टूडेंट्स, एक समय ऐसा था जब महिलाएं बाहर कार्य नहीं करती थी, बाहर जॉब नहीं करती थी, तो उस समय इस एक्ट की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। धीरे धीरे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा महिला अधिकारों को प्रोत्साहन मिला या ह्यूमन राइट्स द्वारा महिला अधिकारों को प्रोत्साहन मिला, तो महिलाएं घर से बाहर निकल करके जॉब करने लगी। लेकिन अगर उनको जॉब में इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, हैरेसमेंट जैसी, तो उनका क्या होता है कि उनके राइट्स का हनन होता है। ऐसे में ऐसे राइट्स का हनन उनको एक जेंडर बेसिस पे इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, या उनको इक्वालिटी का राइट नहीं मिलता है एज एक लेडी होने की वजह से। तो इन चीज़ों से जो उनके राइट का, ह्यूमन राइट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिले राइट्स का क्या होता है, उसमें हनन होता है, उनके राइट्स सफ़र करते हैं। तो ऐसे में एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत पड़ी, जो कि बहुत पहले एक्ट की ज़रूरत पड़ी, जो कि क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट वर्क प्लेस। इस एक्ट से आने से पहले, ये एक्ट तो हमारा आया 2013 में, लेकिन इससे पहले जब महिलाएं आने लगी और इनके साथ ऐसे हैरेसमेंट होने लगे, तो उसी में एक बहुत ज़्यादा फेमस केस आया, विशाखा वर्सेस स्टेट राजस्थान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई कि क्या कार्य किए जाने चाहिए जिनसे ये हैरेसमेंट को रोका जा सके। तो इसमें जो विशाखा के केस में जो गाइडलाइन जस्टिस वर्मा ने दी हैं, उनकी हम थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेंगे, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि कौन कौन से ऐसे गाइडलाइन रूलिंग्स उन्होंने पेश की हैं।
इसमें ये आया सामने कि इससे हमारे आर्टिकल 14, 19 एंड 21 में जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो अधिकारों का हनन होता है अगर किसी महिला के साथ अभद्रता होती है या उसको वर्क प्लेस में सुरक्षा नहीं मिलती है या उसकी गरिमा को क्षति पहुंचती है। ऐसे कामकाजी महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं की रोकथाम के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनमें से फर्स्ट है, जो गाइडलाइन दी गई थी उसमें है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर और अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन वर्क प्लेस एंड अदर इंस्टीट्यूशन, यानी नियोक्ताओं और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के कर्तव्य की क्या उनके कर्तव्य होंगे। इसमें दिया गया कि जिस कार्यस्थल पे कामकाजी महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, वहाँ पर जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी महिलाओं के हैरेसमेंट को रोकने के लिए, उनके हैरेसमेंट को रोकने के लिए कोई ऐसे उपाय करें जिससे कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या चलाया जा सके, अभियोजन चलाया जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके, जो कुछ भी उपाय उनके स्तर तक किए जा सकते हैं। सेकंड है इसमें यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजित व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एवं पीड़ित महिला को तंग करने एवं परेशान न किए जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ये इसमें सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भी इसमें व्यक्ति है, अपराधी है, कि वो ऐसे महिला को परेशान ना करे और उसको जो अभियोजन के दौरान साक्ष्य एकत्रित करने हैं और इन सब में उसको, महिला को परेशान ना करे या तंग ना करे। इसमें जो डेफिनेशन दी गई है हैरेसमेंट की, उसमें दिया है, इसमें फर्स्ट है कि फिज़िकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस हैं कि किसी तरीके का फिज़िकल कांटेक्ट अगर कोई अपराधी करने की कोशिश करता है या डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर के लिए, या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करता है, या कोई ऐसा कोई लिटरेचर दिखाता है जो कि महिला के गरिमा के विरुद्ध है, और ऐसा कोई फिजिकल या नॉन वर्बल या ऐसा कोई ऐसे नेचर का कोई भी ऐसा अनवेलकम उसको कंडक्ट करता है किसी महिला के विरुद्ध, तो इसको सारा सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सारी जो हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ईव टीजिंग और ये सारी चीज़ों के हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, वो सारे वही सारे एसेंशियल भी आएंगे। नेक्स्ट है कि इसमें जो दिशा निर्देश जारी किए उसमें सेकंड है कि थर्ड है यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु प्रचार, कि नियोक्ताओं की जिम्मेदारी होगी, उसका कर्तव्य होगा कि ऐसे बोर्ड होर्डिंग्स वो अपने वर्क प्लेस में लगाएं और ऐसे इनसे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जनसाधारण को अवगत कराए और इसकी प्रचार सामग्री और वहाँ उपलब्ध भी कराए। फोर्थ है यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, कि अगर ऐसा कोई दोषी व्यक्ति उनके कार्यस्थल में है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, उनको महिलाओं को रिलीफ देने के लिए। फिफ्थ है कि हैरेसमेंट संबंधी शिकायतों की सुनवाई हेतु समितियों का गठन करे, तो नियोक्ताओं की या एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने यहाँ ऐसी समिति का गठन करे जिसमें अध्यक्ष क्या कौन होगा, सॉरी पहले इसको देख लें कि समितियों का गठन करें जिनसे कि हैरेसमेंट संबंधी सुनवाई की जा सके। सिक्स्थ है कि शिकायत में समिति का जो अध्यक्ष होगी वो महिला होगी और जो उसके सदस्य होंगे उसमें मैक्सिमम सदस्य महिलाएं होंगे। सेवंथ है कि हैरेसमेंट निवारण विषय पर साहित्य रचना और इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार करना, ऐसे इससे संबंधित इसके प्रचार के लिए जनता को इसमें ज़्यादा अवेयर करने के लिए इस साहित्य की या ऐसे इससे प्रचार सामग्री को तैयार करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाना प्रचार को, कि इससे होने वाले नुकसान, समाज को होने वाले इससे नुकसान के बारे में बताना। एर्थ है इसमें बाहरी व्यक्तियों द्वारा हैरेसमेंट के मामले में प्रभावित महिला को पर्याप्त संरक्षण देना। अगर जो व्यक्ति हैरेस कर रहा है किसी महिला को वो व्यक्ति उस संस्थान का नहीं है, किसी अन्य संस्थान का है, तो ऐसे में भी वहाँ का व्यक्ति नहीं होने पर भी महिला को पर्याप्त संरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
और राज्य सरकार के लिए क्या गाइडलाइन इसमें प्रस्तुत की गई कि हैरेसमेंट की रोकथाम हेतु केंद्रीय एवं राज्य विधि का निर्माण किया जाए कि जिस ऐसे कोई कठोर कदम उठाए जाएं, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी विधि को बनाया जाए और इसमें क्या किया जाए, निवारात्मक उपाय किए जाएं। इसके लिए जो भी कौन से निवारात्मक उपाय होंगे कि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाए फर्स्ट, और इसमें इसको वितरित किया जाए, जो इससे संबंधित इसका साहित्य है या प्रचार सामग्री है लोगों तक पहुंचाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। और इनमें जो व्यक्ति ऐसे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको दंड के बारे में बताना और उनको समुचित दंड देना, इसकी व्यवस्था की जाए। और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो निवारात्मक उपायों में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, स्टैंडिंग ऑर्डर अधिनियम 1946 के ऑर्डर को स्थान प्रदान किया जाए और इसके अकॉर्डिंग ही अपने यहाँ के नियम तैयार किए जाएं और कार्य की उचित परिस्थितियां प्रदान की जाएं, स्वास्थ्य से लेके, स्वच्छता से लेकर के और हाइजीन को लेकर के कार्यस्थल में ऐसा वातावरण बना जाए जो कि कहीं पर भी महिलाओं को ये ना लगे कि पुरुषों की तुलना में उनको एक तो वो अलाभकर स्थिति में है और या उनके लिए स्थितियां ऐसी हैं जो कि उनके प्रतिकूल हैं, उनके लिए कार्य करने में बाधा डाल रही हैं। आपराधिक प्रक्रिया, इसमें अब अगर नियोक्ता के क्षेत्र में, नियोक्ता के यहाँ ही अगर ऐसा कोई हैरेसमेंट होता है और दोषी व्यक्ति भी वहीं कार्य करता है या ऐसी अशिष्टता कोई महिला के साथ करता है तो ऐसे व्यक्ति को दंडित देने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत करने की किया जाएगा। और कार्यकर्ताओं की पहल ये होगी कि ऐसी स्थिति में कि अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उसको अपनी जो सभाएं हैं या मीटिंग्स हैं उनमें इन मुद्दों को उठाया जाए, उन मुद्दों के निवारण के लिए चर्चा की जाए। अब ये जो हैरेसमेंट को लेकर के विशाखा के केस में डेफिनेशन दी गई, वो डेफिनेशन में इसको जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें जो कौन कौन से पॉइंट्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि इस कृत्य में शामिल किया जाएगा, वो आपकी फ्रंट में स्क्रीन में आ रहा है, ये जो मैं अभी पहले डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। महिलाओं के जो शोषण से संबंधित जो अभिसमय आए, जो इससे पहले अभिसमय आए किस में आए, जो ह्यूमन राइट्स हुए इंटरनेशनल क्षेत्र में जो राइट्स आए हैं जो इसके संबंधित, तो इसमें जो भेदभाव संबंधी, महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को लेकर के जो एक कॉन्वेनेंट आया था 1979 में बेजिंग का, कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में जो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे इनमें गोष्ठियों में बार बार इन चीज़ों को लिया गया कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और उनकी गरिमा की रक्षा करने के लिए स्पष्ट एक नीति तैयार की, एक नियम तैयार किए गए कि महिलाओं की गरिमा को किसी भी तरीके से हर्ट ना किया जाए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय में ये चीज़ें पहले उठ चुकी हैं, पहले इन चीज़ों के बारे में महिलाओं के संरक्षण के लिए बात आ चुकी है। किसी भी रेशियल, जेंडर और इसके बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। एम्पेरियल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम AK चोपड़ा का एक केस है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये मत प्रकट किया जिसमें कि स्थानीय स्तर पे भी इसमें कार्य किया जाना चाहिए। न्यायालयों का कर्तव्य होता है, न्यायालयों का ये कर्तव्य है कि जो भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो ये बातें हुई हैं बस किसी अधिकार को लेके, महिलाओं संबंधी अधिकारों को लेकर के, तो इसके अनुपालन में आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए हमारी प्रतिबद्ध, क्योंकि भारत इनका अनुसमर्थन करता है ऐसे नियमों का, तो इसके वजह से भारत की इसमें अनुसमर्थन होने से न्यायालय का एक दायित्व हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है कि वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए फर्दर कदम उठाएं। और क्योंकि महिलाओं का कार्यस्थल पर भी लैंगिक उत्पीड़न एक प्रकार का लिंग भेद है जो कि महिलाओं के लिए विभेद कारक है। महिलाओं के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो वो ये उसके राइट का हनन होगा। एक
एम्परल एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल वात है, जिसका साइट्रेशन है AIR 1997 AC 3011। इसमें भी ये जो कार्यस्थल पे महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के उत्पीड़न वाली जो बात है ये ही आई थी कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न जो होता है, उसमें जो टाइपिस्ट थी उसको एक होटल में उसका जो ऑफिसर था वो उसको लेके गया, जहाँ पर उसने उसको टाइपिंग के लिए फोर्स किया कि तुमने टाइप करना है, ऑफिशियल वर्क के नाम पर लेके गया। और टाइपिंग जो थी बेसमेंट में थी, जो टाइप मशीन थी वो बेसमेंट में थी। बेसमेंट में अकेला पा करके उसने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद लिफ्ट में भी उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जहाँ पर पैनिक बटन होने से उसने पैनिक बटन यूज़ किया, तो उसने अपनी कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड की। उसके बाद ये जो वाद चला इस पर जो था उस व्यक्ति को उसने आगे अपनी कंप्लेंट करी, तो उसके जो जिसने उसको हैरेस किया था महिला को, इस व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया गया। जॉब से निकालने पर जो इसमें अपराधी है इसने आगे कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली। ये जो इसका नाम है कि SAK चोपड़ा ने कोर्ट में डाली कि मेरे को जॉब से जो निकाला गया है ये गलत निकाला गया है। तो इस पर कोर्ट ने धारित किया कि ये जो घटना है ये कार्य जो व्यक्ति जो महिला है इसकी ये नैतिक कार्य किया गया। ऐसे में अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उसके साथ जो छेड़छाड़ का कार्य इसने किया, ये जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसलिए ये जो जॉब से निकाला गया है ये कार्य अवैध नहीं है, बल्कि क्या है, दोष की गुरुता के अनुरूप है। और क्योंकि इसने ऐसा कार्य किया है जिसमें महिला को संरक्षण प्रदान करना ज़रूरी है, तो ये जो उसको जॉब से निकाला गया है ये अनिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, ये कार्य सही वे में किया गया है। तो उसका वाद खारिज किया गया इसमें कि मुझे जॉब में रखा जाना चाहिए करके जो उसने किया था। और जो विशाखा का वर्सेस राजस्थान का केस है, यही रूलिंग इस केस में भी इसीलिए मानी गई क्योंकि एक माइलस्टोन की तरह माना जाता है। इसके बाद जब सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट आया उसमें भी इसी गाइडलाइन को ही फॉलो करते हुए उसमें लाए गए हैं। तब तक के लिए धारित किया गया था कि जब तक फर्दर कोई एक्ट नहीं प्रभावी हो जाता तब तक की जो विशाखा का केस है इसी की गाइडलाइन को एक कानून की तरह मान्यता मिलेगी, इसी के अनुरूप तब तक कार्य किए जाएंगे। थैंक यू।